हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षा पर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी टर्म 2, ठीक है, जो सीबीएसई और पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड दोनों में कॉमन चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर नंबर 9। वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये बेटा चैप्टर नंबर 9 जो है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ये चैप्टर सीबीएसई बोर्ड में भी कॉमन है और पीएसईबी में भी कॉमन है, ठीक है। ये दोनों बोर्ड में कॉमन चैप्टर जो टर्म 2 में आएगा, ठीक है। तो टर्म 2 के लिए हमारा चैप्टर क्या है? सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 9। तो बेटा जैसे हमने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था, ठीक है, आपने चैप्टर नंबर 8 किया होगा टर्म 1 में। तो वहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट पढ़े थे, ठीक है। टी रेशो के बारे में जाना था कि व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करेंगे और उस चीज़ों की हाइट डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी इंट्रो लेंगे, ठीक है, चैप्टर के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन, ठीक है, क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम इस चैप्टर में। तो इंट्रोडक्शन के बेटा अकॉर्डिंग चलें। तो फर्स्ट क्या लिखा है? इन दिस प्रीवियस चैप्टर यू विल स्टडी अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। तो हमने बेटा प्रीवियस चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। तो इस चैप्टर में बेटा हम पढ़ेंगे, इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी अबाउट द सम वेज इन विच ट्रिग्नोमेट्री इज यूज्ड इन लाइफ अराउंड यू, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री जो है आपकी डेली लाइफ के अराउंड यूज़ होती है, कैसे हम इसे यूज़ करते हैं, ठीक है, आपकी डेली लाइफ के अराउंड नियर। तो ट्रिग्नोमेट्री देखा जाए बेटा, ट्रिग्नोमेट्री इज वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट सब्जेक्ट स्टडीड बाय द स्कॉलर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो देखा जाए बेटा कि जो स्टडी के अकॉर्डिंग चले तो हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्जेक्ट है ये ऑल ओवर वर्ल्ड में पढ़ाया जाता है, ठीक है, काफ़ी वाइड सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस चैप्टर के बारे में हम स्टडी करते हो जाते हैं। तो एज वी हैव स्टडी इन चैप्टर नंबर 8, तो चैप्टर नंबर 8 में हमने क्या करा? ट्रिग्नोमेट्री वाज इन्वेंटेड बिकॉज इट नीड्स अराउज इन एस्ट्रोनॉमी। तो चैप्टर नंबर 8 में हमने जाना था कि ट्रिग्नोमेट्री इन्वेंट करने का रीज़न क्या था कि उस समय एस्ट्रोनॉमर को, एस्ट्रोनॉमी जो होते हैं, जो प्लैनेट्स के बारे में जहाँ बताते हैं हमें, ठीक है, उन्होंने इन्वेंट किया था अपने बेनिफिट के लिए, ठीक है। तो उन्होंने सिंस देन द एस्ट्रोनॉमर हैव यूज्ड इट, सो एस्ट्रोनॉमर ने इसे यूज़ किया था, ठीक है, फॉर किस पर्पस के लिए? टू कैलकुलेट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू प्लैनेट एंड स्टार्स, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमर्स ने यूज़ किया था इस ट्रिग्नोमेट्री को अर्थ से किसी भी प्लैनेट्स और स्टार का डिस्टेंस मेजरमेंट करने से। तो जैसे बेटा आपको पता कि हमारे पास उस समय तो कोई ऐसा डिवाइस नहीं था कि जिस डिवाइस से हम इतनी दूर की ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड कर सके, वो भी हमारे अर्थ से, ठीक है। कोई ऐसा आपके पास मीटर नहीं है जिससे आप अर्थ से डिस्टेंस लेकर स्पेस में जाकर उसे नोट आउट कर सकें। तो ट्रिग्नोमेट्रिकली एस्ट्रोनॉमी में यूज़ नहीं होती। तो ट्रिग्नोमेट्री इज़ आल्सो यूज्ड इन ज्योग्राफी, ठीक है, इसे ज्योग्राफी में यूज़ करते हैं और नेविगेशंस के बारे में यूज़ करते हैं, ठीक है। द नॉलेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट मैप, ठीक है। यदि आपके पास ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर नॉलेज है तो इससे आप क्या कंस्ट्रक्ट कर सकते हो? इससे आप मैप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, किसी भी आइलैंड की पोजीशन फाइंड कर सकते हो, ठीक है, इन रिलेशन टू द लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से, ठीक है। तो देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकाल सकेंगे एनी कोई मेजरिंग डिवाइस यूज़ किए बिना, ठीक है। तो ये थी हमारी इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 9 की, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा जिस चैप्टर में हम फाइंड करने जा रहे हैं वो क्या है हमारे पास?
हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस जो हमने फाइंड करने हैं चैप्टर में, हाइट एंड डिस्टेंस। तो सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस फाइंड करने से पहले आपको कुछ टर्म जाननी होगी, ठीक है, जो हम अपने क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। तो पहली टर्म क्या है हमारे पास, लाइन ऑफ साइट, ठीक है, क्या है पहली, एक लाइन ऑफ साइट, ठीक है। सेकंड है हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट और भी टॉपिक आएंगे, ठीक है। तो जहाँ पर फर्स्ट हम बात करते हैं लाइन ऑफ साइट के बारे में। तो लाइन ऑफ साइट क्या बोल रहा है, जैसे आपके सामने दो पिक्चर्स है, ठीक है। तो लिखा है इन दिस फिगर द लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ द स्टूडेंट टू द टॉप ऑफ द मीनार इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या है, देखिए ये हमारा एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसकी आई से जो इस टॉप मीनार की टॉप से जितना भी जो एंगल बन रहा है, ठीक है, उसकी हॉरिजॉन्टल से, ठीक है, उसके हॉरिजॉन्टल से, तो इस एंगल को इसको क्या बोलेंगे हम, लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। और इस एंगल को क्या बोलेंगे हम, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे, ठीक है। लाइन ऑफ साइट क्या है, किसी भी ऑब्जर्वर के आई से किसी भी बिल्डिंग के टॉप से ली गई सीधी लाइन, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, इस लाइन को क्या बोलते हैं हम, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। और जो एंगल बनता है द स्टूडेंट लुकिंग एट टॉप ऑफ मीनार, ठीक है, तो जहाँ पर लिखा कि द एंगल बी ए सी सो फाउंड बाय द लाइन ऑफ साइट विद हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये लाइन हमारी क्या है, ये लाइन हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन और इस लाइन ऑफ साइट में जो एंगल बनता है उसे क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, ऑफ टॉप ऑफ मीनार फ्रॉम द आई ऑफ स्क्वायर, ठीक है। इससे हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं डेफिनेशंस की ओर, लाइन ऑफ साइट एंड एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में, ठीक है। तो जहाँ पर जो मेन डेफिनेशन आती है लाइन ऑफ साइट की, तो क्या बोलता है कि द लाइन ऑफ साइट ऑफ द लाइन ड्रॉ फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर, ठीक है। लाइन ऑफ साइट एक ऐसी लाइन है जो किसी भी ऑब्जर्वर की आईज से खींची गई लाइन होगी, ठीक है, और कहाँ तक जाएगी, टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर, जहाँ पर जिस पॉइंट तक ऑब्जर्वर जो ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ठीक है। जैसे मान लो कि जी ये गर्ल्स है, ये गर्ल किसी काइट को देख रही है, ठीक है, ये गर्ल्स की आईज है, ठीक है, और ये गर्ल किसी काइट को देख रही है। तो उस गर्ल्स की आई से जहाँ ऑब्जेक्ट तक जो सीधी लाइन हम ड्रॉ करेंगे, इस लाइन को क्या बोलेंगे हम, लाइन ऑफ साइट बोलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन की डेफिनेशन क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉइंट व्यू इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट। कौन रहेगी हमारी लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल when the point being viewed is above the horizontal level। तो इससे बच्चे ध्यान से समझना, ये क्या कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, जो इस गर्ल्स का हॉरिजॉन्टल लेवल होगा, ठीक है, जैसे हम सीधे बिल्कुल देखेंगे तो इस हॉरिजॉन्टल लेवल से, ठीक है, जितना भी हम अपना हेड ऊपर करेंगे, ठीक है, जितना भी हम अपना हेड ऊपर करेंगे तो इससे क्या बोलेंगे हम, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन किसके बीच में बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में बनता है, ठीक है। तो एक बात क्या रखना कि जब भी आप अपना हेड किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आप अपना हेड को अप करोगे तो हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन ही बनेगा, ठीक है। तो ये था एंगल ऑफ एलिवेशन और लाइन ऑफ साइट के बारे में, ठीक है। तो जहाँ पर लिखा हुआ डैट इज इन केस व्हेन वी राइज आवर हेड टू लुक द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये तभी बनेगा जब आप अपना हेड राइज करोगे, अप करोगे, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन।
तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जैसे हमने पढ़ा एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में, तो अब हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में। ठीक है, जहाँ पर भी बेटा हमने एक कंडीशन दी है, आपको फिगर समझाएंगे हम। यहाँ फिगर क्या लिखा कि नो कंसिडर द सिचुएशन गिवन इन फिगर 8.2। ठीक है, आप 8.2 फिगर देखो, जहाँ पर सिचुएशन दी गई है। द गर्ल इज सिटिंग ऑन द बालकनी इज लुकिंग डाउन एट द फ्लावर पॉट। ठीक है, जहाँ पर एक गर्ल है जो नीचे एक फ्लावर पॉट रखा उसको देख रही है। ठीक है, ऑन ए स्टेयर ऑफ टेम्पल, तो ये कहाँ रखा गया है, ये टेम्पल की जो स्टेयर्स है वहाँ पर एक फ्लावर पॉट रखा है, उसे देख रही है। इन दिस केस द लाइन ऑफ साइट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल। देखा जाए तो इस लड़की की ये क्या होगी, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो जहाँ पर क्या कह रहा है कि जो लाइन ऑफ साइट, ठीक है, ये होगी उसकी आई से इस ऑब्जेक्ट तक की लाइन। ये क्या है, हमारी लाइन ऑफ साइट है, ये हमारी क्या है, लाइन ऑफ साइट। तो जहाँ पर क्या बोला कि जो लाइन ऑफ साइट है वो आपकी हॉरिजॉन्टल के नीचे आएगी। ठीक है, सो द एंगल्स ऑफ फॉर्म्ड द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड। तो आपको पता है कि जो हॉरिजॉन्टल, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट में एंगल बनता है उस एंगल को क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ डिप्रेशन के। इस केस में हम क्या करेंगे, अपने हेड को डाउन करेंगे किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। ठीक है, जब भी हम अपना हेड राइज करेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अपना हेड डाउन करेंगे, ठीक है, तो उस टाइम पर क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, चलिए बच्चे थोड़े डिटेल्स में जानते हैं हम। ठीक है, हाँ देखिए, जहाँ पर एक क्लियर सिचुएशन हम ले रहे हैं। ठीक है, द एंगल, जहाँ पर डेफिनेशन भी आएगी, डेफिनेशन जानते पढ़ते हैं पहले हम। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट बीइंग व्यूड इज द एंगल formed by the line of sight with the horizontal when the point is below the horizontal level। तो क्या बोल रहा है कि अगर ये ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ठीक है, ठीक है, being viewed is the angle formed by line of sight with the horizontal level when the point is below the horizontal। ठीक है, जब जो पॉइंट, मान सपोज करो जहाँ पर पॉइंट है, ऑब्जेक्ट या पॉइंट है, तो जब हम किसी पॉइंट को देखेंगे और अगर वो पॉइंट हॉरिजॉन्टल लेवल के बिलो, ठीक है, नीचे होगा, तो जो एंगल बनेगा किसके बीच बीच में, हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनेगा, तो उस एंगल को क्या बोलेंगे हम, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। ठीक है, तो जहाँ पर क्या बोल रहा है कि इन दिस केस व्हेन वी लोअर आवर हेड टू लुक एट द पॉइंट बीइंग व्यूड। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन तभी बनेगा जब हम अपने हेड को लोअर करेंगे, नीचे करेंगे किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। ठीक है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर देखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर होगा तो वहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और अगर ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे होगा, बिलो होगा, तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ठीक है, आई थिंक बच्चे आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों क्लियर हो गए होंगे।